एपिसोड 32। तुम कुतिया हो, मैं तुम्हें जीने का एक तरीका देना चाहता था, लेकिन चूंकि तुम इसकी सराहना नहीं करती हो तो जाओ और मर जाओ। मेंग फेंग चेंग ने ठंडे स्वर में कहा और अचानक अपने हाथ में लंबा चाकू घुमाया। एक चमकदार तलवार की रोशनी फेंग चेन की ओर बढ़ी। सबने कहा, क्या प्रतिभा है, एक तलवार में इतनी शक्ति हो सकती है। ये बच्चा मर चुका है। सभी लोग प्रसन्नता से फेंग चेन की ओर देखने लगे। फेंग चेन उदासीन दिख रहा था और उसने तलवार की रोशनी के तेजी से आने पर कोई कदम नहीं उठाया। जब सबने ये देखा तो सबने मजाकिया मुस्कान दिखाई। ये स्पष्ट था कि फेंग चेन भयभीत था, लेकिन जब तलवार की रोशनी उससे केवल कुछ फीट की दूरी पर थी तो फेंग चेन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और तलवार की रोशनी पर प्रहार किया। टकराना। तलवार की रोशनी को फेंग चेन ने सीधे टुकड़ों में तोड़ दिया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इस दृश्य को देखकर वे अविश्वास से भर गए। ये शक्तिशाली तलवार की रोशनी, क्या वह इस तरह से मिटा दिया गया था? ये दिलचस्प है। मेंग फेंग चेंग भी थोड़ा हैरान था, लेकिन वह जल्दी से अपने पिछले अभिमानी रूप में लौट आया। आप वास्तव में मेरे आकस्मिक चाकू को रोक सकते हैं, लेकिन आप जैसे नीच व्यक्ति द्वारा आपको थोड़ा कम आंका गया है। हालांकि आप अभी भी मौत से बच नहीं सकते। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी पीठ पर 6 दाओवेन प्रकट हुए। 6 दाओवन। हे भगवान, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह ऊपरी क्षेत्र से है। अगर उसे मेरे निचले क्षेत्र में रखा जाता तो वह एक ऐसी प्रतिभा होती जिसे हजारों सालों में नहीं देखा गया। हर कोई मेंग फेंग सिटी को ईर्ष्या और प्रशंसा की दृष्टि से देख रहा था। जहां तक फेंग चेन का प्रश्न है, ये तिरस्कार, अवमानना, उपहास आदि था। उच्चतम राज्य की प्रतिभा को अपमानित करना अपनी कब्र खोदने के समान है। ये सही है, यदि आप इस स्वामी को हमें और निचले क्षेत्र के अन्य लोगों को गलत समझने देंगे तो आप एक बड़े अपराध के दोषी होंगे। तुम घुटने टेककर मौत की भीख क्यों नहीं मांगते? ये वास्तव में उस व्यक्ति के लिए अपमानजनक बात है जो उसी क्षेत्र से है। आसपास के सभी लोग फेंग चेन को घृणा से देख रहे थे, मानो ये सब उसकी गलती थी। मेंग फेंग चेंग इस सब से बहुत संतुष्ट था और उसका चेहरा और भी गर्व से भर गया। उच्च क्षेत्र में वह एक साधारण शिष्य था, लेकिन यहाँ वह एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जिसके कारण वह वापस जाने में अनिच्छुक था। फेंग चेन के चेहरे पर एक अजीब भाव था। पिछली बार मेंग फेंग सिटी में 5 दाओवेन थे। आपको स्वर्ग की गुफा में प्रवेश करने में इतना समय लगा, उसके बाद ही आपको ताओवादी पाठ का ज्ञान हुआ। इसमें गर्व करने वाली क्या बात है? उसने 2 लोगों को जगाने के लिए 10,000 अंक खर्च किए। क्या आपको गर्व है? ठीक है। मेंग फेंग चेंग ने फेंग चेन को तिरस्कार से देखा। तुमने मुझे, ऊपरी क्षेत्र के सदस्य को चोट पहुंचाई और फिर भी मेरे हमले को रोकने की हिम्मत की। यह एक बड़ा अपराध है। आज मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे जैसे नीच लोगों को मारने के लिए कार्रवाई करूंगा। बोलते समय उसने अपने हाथ में एक लंबा चाकू पकड़ लिया और धीरे धीरे फेंग चेन के पास पहुंचा। बहुत से लोग उत्साहित थे। उनके लिए ये सम्मान की बात थी कि वे उच्च क्षेत्र के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हुए देख सकें। मेंग फेंग चेंग के हाथों मरना आपके लिए सम्मान की बात है। मेंग फेंग चेंग ने फिर कहा। फेंग चेंग शांत दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी हत्या की मंशा छिपी हुई थी। पहली बार उसने उन्हें नहीं मारा, यह मेंग्याओ की खातिर था। दूसरी बार जब वह उसे उकसाएगा तो वह दया नहीं करेगा। डिंग डोंग। तनाव के इस क्षण में लड़के की आवाज फिर सुनाई दी। सभी का स्थानांतरण हो चुका है। अंतिम अवसर खुला है। अगले ही पल सीढ़ी की अवरोधक रोशनी धीरे धीरे मंद हो गई और अंततः गायब हो गई। सब लोग, आखिरी मौका सीढ़ी के ऊंचे मंच पर है। सिर्फ एक ही है। चलो। ये सुनकर सब लोग जलती हुई आंखों से सीढ़ी पर बने ऊंचे मंच की ओर देखने लगे। चलो भी। वहां एक युवा भिक्षु था जो इस अवसर का लाभ उठाना चाहता था, इसलिए वह हवा में उछल पड़ा और सीधे ऊंचे मंच पर उड़ना चाहता था। टकराना। लेकिन अगले ही पल उसे आसमान में अदृश्य शक्ति ने वापस उछाल दिया। उसने एक गहरा गड्ढा खोदा और खून की कुछ बूंदें उसके मुंह से निकली और वह वहीं बेहोश हो गया। मूर्ख। लुओ शियू ने सिर हिलाकर उपहास किया। ये सीढ़ी आसान नहीं होगी। हवा में ऊपर जाना निस्संदेह मौत को आमंत्रित करना है। 2 और लोग सीढ़ी के नीचे तक चले गए और सीढ़ी पर चढ़ने के लिए अपने पैर ऊपर उठाए। पहले 2 कदम तो उन दोनों के लिए ठीक थे, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, यह उतना ही कठिन होता गया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन पर दबाव डाल रही हो। ये कुछ हद तक हमारे त्यानियु दिव्य संप्रदाय की स्वर्ग की सीढ़ी के समान है। लुओ शियू ने कहा, ये जानते हुए कि परीक्षा क्या थी,
उसने निरीक्षण करना बंद कर दिया और लिन जुयान से कहा, वरिष्ठ बहन लिन, चलो। लिन जुयान ने दूर से फैंग चेन की ओर देखा, सिर हिलाया और सीढ़ी की ओर चल दिया। वह फैंग चेन की ताकत को बहुत अच्छी तरह से जानती थी और मिंगफेंग सिटी जरूरी नहीं कि फैंग चेन का प्रतिद्वंद्वी हो। लुओ शिव ने लिन जुयान को घूरते हुए अपने दिल में व्यंग्य किया, जब मुझे इस बार सबसे बड़ा अवसर मिलेगा तो देखते हैं कि मैं तुम्हें कैसे स्वीकार करती हूँ, छोटी कुतिया। मिंगफेंग चेंग ने देखा कि कुछ लोग पहले ही सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर चुके थे और वह फैंग चेन के साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। तू कुतिया, जब तक मुझे मौका मिले तब तक रुक, मैं तुझे मार डालूंगा। उसने फैंग चेन की ओर तिरस्कार से देखा और फिर सीढ़ी की ओर चल दिया। फैंग चेन ने हल्के से अपनी पृष्ठभूमि पर नजर डाली, वही शब्द तुम्हें वापस मिलेंगे। वह मिंगफेंग सिटी के कारण अपनी असली ताकत भी उजागर नहीं करना चाहता था। अचानक फैंग चेन को लगा कि एक जोड़ी ठंडी आंखें उस पर घूम रही हैं। अपनी आंख के कोने से बाहर झांकते हुए उसने एक कोने में एक युवक को देखा और उसकी उपस्थिति ने फैंग चेन को कुछ हद तक परिचित सा एहसास कराया। 1000 मील छाया मार तियान चोंग। उसे वह हत्यारा याद आ गया जिसे उसने पहले वानजियांग जंगल में मारा था और उसे अभी भी तियानचोंग से दानव भक्षी तलवार मिल गई थी। ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति वही भाई है जिसका उल्लेख तियानचोंग ने किया था। वह तियानचोंग से बदला लेने के लिए यहाँ आया है। फैंग चेन चिंतित नहीं है, उसके यहाँ बहुत सारे दुश्मन हैं। मेंगफेंग शहर, तियानील दिव्य संप्रदाय, लुओ जियू, ये परिवार, लुओ परिवार आदि। 1000 मील की छाया हत्या का कोई मतलब नहीं है। तुरंत ही वह भी सीढ़ी पर चढ़ गया। जब वह पहली मंजिल पर पहुंचा तो फैंग चेन को कोई दबाव महसूस नहीं हुआ और वह तनावमुक्त महसूस करने लगा। सीढ़ी आपकी इच्छाशक्ति और दृढ़ता का परीक्षण करती है। ये फैंग चेन के लिए कुछ भी नहीं है, जो अनगिनत कठिनाइयों से गुजरा है। यदि वह दोबारा सीढ़ी चढ़ता है तो वह शीर्ष पर ऐसे पहुंच सकता है जैसे समतल जमीन पर चल रहा हो। उन्हें यकीन है कि अब प्लेटफॉर्म पर पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी। डिंग डोंग, लड़के की आवाज अचानक फैंग चेन के दिमाग में गूंज उठी। फैंग चेन दंग रह गया। लड़के ने कहा, गुरु ने कहा था कि यदि तुम दूसरे स्तर तक पहुंच जाओगे तो सीढ़ी तुम्हारे लिए थोड़ी अधिक कठिनाई पैदा करेगी। थोड़ी कठिनाई? हाँ, तो सीढ़ी पर आप पर दबाव दूसरों की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक होगा। टकराना। जैसे ही आवाज गिरी, फैंग चेन को लगा जैसे एक पहाड़ का दबाव उसके शरीर में भर गया हो। वह लगभग सीढ़ी पर घुटनों के बल बैठ गया। लानत है, यहाँ तक कि वह, जो हमेशा शांत रहता था, भी कसम खाने से खुद को नहीं रोक सका। आप इसे थोड़ा सा कहते हैं? हाँ, लड़के ने बार बार सिर हिलाया। चलो, ऊपर अवसर तुम्हारे लिए तैयार है। फिर लड़का गायब हो गया। फैंग चेन का मुंह फड़क उठा और उसने अपने दिल में शाप दिया, अगर मैं भविष्य में उठूंगा तो मैं निश्चित रूप से आपको, महान व्यक्ति को मार डालूंगा। इतना कहने के बाद भी उन्हें अभी भी इस सीढ़ी को चुनौती देनी थी। क्या ये दूसरों की तुलना में 100 गुना अधिक दबाव नहीं है? इससे क्या फर्क पड़ता है? बस इसे चेतना के अविचल सागर का अभ्यास करने के रूप में माने। ये सोचकर उसने अविचल चेतना सागर का अभ्यास किया और सीढ़ी चढ़ने लगा। भले ही दबाव दूसरों की तुलना में 100 गुना अधिक मजबूत था, फिर भी फैंग चेन की इच्छाशक्ति आम लोगों की तुलना में तुलनीय नहीं थी और उसकी चढ़ाई की गति दूसरों की तुलना में बहुत धीमी नहीं थी। इस तरह सभी लोग एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ने लगे। जैसे जैसे सभी सीढ़ी चढ़ने लगे, ये भी पता चल गया कि कौन तेज था और कौन धीमा। प्रथम श्रेणी में स्वाभाविक रूप से लिन जुयान जैसी शीर्ष प्रतिभाएं थीं। सभी ने सोचा कि मिंगफेंग चेंग प्रथम होगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से लिन जुयान प्रथम था और मिंगफेंग चेंग दूसरे स्थान पर था। इससे कई लोगों को झटका लगा और साथ ही उन्हें लगा कि लिन जुयान वास्तव में तियानील दिव्य संप्रदाय के नेता की प्रत्यक्ष शिष्या थी और वह वास्तव में असाधारण थी। मिंगफेंग चेंग का चेहरा विशेष रूप से बदसूरत था और वह लिन जुयान द्वारा उसकी लाइमलाइट चुराने से बहुत असंतुष्ट था। उसने एक ध्वनि संदेश भेजा, तुम अब पीछे हट जाओ, मेरे आगे मत निकलो। लिन जुयान ने यह आवाज संदेश सुना और उसकी ठंडी आंखें मिंगफेंग चेंग को घूरने लगी, जो ठंड और अहंकार से भरी थी। उसने कुछ नहीं कहा और मिंगफेंग चेंग उसके बोलने के लायक नहीं था। ये दृश्य देखकर मिंगफेंग चेंग को बेहद अपमानित महसूस हुआ और उसने मन ही मन अपने मन में फैसला किया, जब मुझे अवसर मिलेगा मैं तुम्हें जरूर नंगा कर दूंगा, सबके सामने। चलो देखते हैं कि क्या तुम अभी भी इतनी घमंडी हो सकती हो। मिंगफेंग सिटी के बाद लुओ शियू है और फिर मिंग परिवार के कई शिष्य हैं
और त्यानियु दिव्य संप्रदाय के 10 से अधिक प्रतिभाशाली सूची शिष्य हैं। उनमें से 2 या 3 विंजियन संप्रदाय के प्रतिभाशाली शिष्य थे और तियानमेंग भी वहां था। आगे नीचे पूर्वी दिव्य क्षेत्र की शीर्ष शक्तियों से प्रतिभाशाली लोग हैं। आगे चलकर अच्छे और बुरे लोगों का मिश्रण मिलता है, जिनमें दृढ़ता वाले लोग होते हैं या ऐसे भिक्षु होते हैं जो इस क्षेत्र में प्रतिभाशाली होते हैं। फैंग चेन कतार में था। ये सही है कि 100 गुना अधिक दबाव के बावजूद भी वह मध्यम और उच्च श्रेणी में बने रहने में सक्षम रहे। यदि वह भी बाकी लोगों की तरह दबाव में होता तो अब तक शीर्ष पर पहुंच गया होता। मेंग फेंग चेंग ने स्वाभाविक रूप से फैंग चेन को देखा और उसकी अवमानना और भी मजबूत हो गई। आप पहले सोपान के साथ भी नहीं रह सकते हैं और मुझे नहीं पता कि आपको मेरे खिलाफ जाने का साहस कहाँ से मिला। मेंग परिवार के अन्य शिष्यों ने भी मजाक उड़ाया। तुमने इतनी कम ताकत से हमें भड़काने की हिम्मत की, तुम वास्तव में अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। इतनी ताकत के साथ यदि आप अभी भी वरिष्ठ भाई मेंग के खिलाफ जाना चाहते हैं तो आप वास्तव में मौत को आमंत्रित कर रहे हैं। न केवल उन्हें बल्कि बाकी सभी को भी लगा कि फैंग चेन हास्यास्पद और मूर्ख था। लिन जुएया ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। टोंगटियन लेडर में फैंग चेन के प्रदर्शन के आधार पर यह अच्छा होना चाहिए। शायद वह अपनी पहचान छुपा रहा है और ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहता। उसने मन ही मन सोचा, अगर फैंग चेन ने ये सुना तो वह निश्चित रूप से कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराएगा। वह सबसे पहले जाना चाहता था क्योंकि सबसे पहले जाने वाले को ही मौका मिलने की सबसे अधिक संभावना थी। लेकिन 100 गुना दबाव ने उसे जल्दी उठने से रोक दिया। उसका पीछा कर पाना पहले से ही उसकी सीमा थी, लेकिन उसके लिए यह कोई बाधा नहीं बल्कि एक अभ्यास है। उनकी अधिक ज्ञान सागर तकनीक में लगातार सुधार हो रहा था और जब वह आधे रास्ते पर थे, अधिक ज्ञान सागर कुंग-फू ने सफलतापूर्वक 5वें स्तर तक प्रवेश किया। इच्छा शक्ति के इस क्षण में परीक्षण और यातना सहना चेतना के सागर को विकसित करने का सबसे अच्छा अवसर है, लेकिन अन्य लोग इसे एक बाधा के रूप में देखते हैं। फैंग चेन की चेतना का सागर एक पल में 2 गुना हो गया और उसकी मानसिक शक्ति अत्यंत शुद्ध हो गई। वह आभासी वास्तविकता को वास्तविकता में बदलने से केवल एक कदम दूर था। एक बार भ्रम वास्तविकता में बदल जाता है तो न केवल आध्यात्मिक चेतना शक्तिशाली होती है बल्कि अन्वेषण का दायरा भी व्यापक होता है। मानसिक हमले कर सकते हैं या 5वें स्तर के अमृत को परिष्कृत कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शून्यता को वास्तविकता में बदलने वाली आध्यात्मिक शक्ति आपकी चेतना के समुद्र की रक्षा कर सकती है और चेतना के समुद्र पर निर्देशित कुछ हमले अप्रभावी होंगे। हालांकि सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल था, फिर भी फैंग चेन ने मुस्कुराहट दिखाई। यह अन्य लोगों की तुलना में बहुत बड़ा अंतर है जो अपना चेहरा पकड़े हुए हैं, दर्द से पीड़ित हैं और बस जल्द से जल्द शीर्ष पर पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं। फैंग चेन उत्साहित दिखे और यहाँ तक कि उन्हें उम्मीद थी कि यह सीढ़ी यथासंभव लंबी होगी। किसी को भी फैंग चेन में कुछ भी असामान्य नहीं लगा। इस समय हर कोई खुद को बचाने में असमर्थ था और बस जल्द से जल्द शीर्ष पर चढ़ना चाहता था। देखो, यह अंत है। अचानक पहले बैच में से एक ने उत्साह से चिल्लाया। सबने ऊपर देखा तो पाया कि उनके सामने की सीढ़ी समाप्त हो गई है और वहां एक द्वार खड़ा है। इससे कई लोगों को आशा की किरण दिखाई दी जो टूटने के कगार पर थे। ऐसा लग रहा था जैसे सभी को खून का इंजेक्शन दिया गया हो और उनकी गति थोड़ी तेज थी। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो यह उन्मूलन क्षेत्र भी होता है। आह! चीख की आवाज आई। चूंकि उस व्यक्ति के कदम थोड़े तेज थे इसलिए वह दबाव सहन नहीं कर सका और तुरंत बाहर गिर गया। वह सीढ़ी से जोर से टकराया और उसके मुंह से कई बार खून निकला और यह एक संकेत की तरह था और कुछ कमजोर इरादों वाले अधीर और अवसरवादी लोग एक के बाद एक उड़ गए। केवल एक अगरबत्ती से ही आधे लोग खत्म हो गए और यह संख्या बढ़ती ही गई। जब अन्य लोगों ने यह दृश्य देखा तो कुछ लोग खुशी से झूम उठे जबकि अन्य लोग अपने बारे में चिंतित हो गए। केवल फैंग चेन ने अभी भी अपना संयम बनाए रखा था और अपने आसपास की हर चीज के प्रति उदासीन था। इस समय उसे बहुत पसीना आ रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी पीठ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ उठा रहा हो। हर कदम बेहद मुश्किल और दर्दनाक था, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति दृढ़ और अविचल रही। लेकिन वह भी पतन के कगार पर खड़ा था। उसका दायरा दूसरों से ऊंचा नहीं है, लेकिन उसे दूसरों का 100 गुना दबाव सहना पड़ता है। ये वाकई बहुत मुश्किल है। वह तो मात्र 17 साल का लड़का है, फिर हम उसके साथ इतना अन्यायपूर्ण व्यवहार क्यों करें? स्वर्ग की पिछली सीढ़ी की तरह मैं स्पष्ट रूप से केवल आंतरिक द्वार में प्रवेश करना चाहता था,
लेकिन मुझे दूसरों से सभी प्रकार की कठिनाइयों और धमकियों का सामना करना पड़ा। अगर मेंग्याओ ने उस समय उसकी मदद नहीं की होती तो शायद उसकी वही मौत हो जाती। छोड़ दो, तुम पहले से ही बहुत अच्छे हो, अर्थात इस अवसर के बिना भी आप किसी पार्टी के नेता बन सकते हैं। जब तक ये छोटा टावर यहाँ है, 100 साल बाद पूर्वी दिव्य क्षेत्र में आपका प्रतिद्वंद्वी कौन हो सकता है? आपकी प्रतिभा के कारण आपको भविष्य में निश्चित रूप से बेहतर अवसर मिलेंगे। सब ठीक रहेगा। एक आवाज उसके दिल की गहराई में गूंजती रही, उसे हार मानने के लिए प्रेरित करती रही तथा उसकी इच्छाशक्ति को बाधित करती रही। चुप रहो। हर बार जब वह यह आवाज सुनता तो फैंग चेन अपने दिल में दहाड़ उठता। ये छोड़ो, वह छोड़ो, अवसर बहुत कम है। अगर तुम नहीं लड़ोगे तो तुम हारते रहोगे। क्या तुम्हें लड़ने से पहले अपने मंदिरों के सफेद होने तक इंतजार करना होगा? मेरे ताओवादी हृदय, इसमें कोई अफसोस नहीं है। टकराना। फैंग चेन की सांस कांप उठी। अधिक ज्ञान सागर कुंग-फू ने एक और सफलता हासिल की है। 6ठी मंजिल तक चेतना के सागर में चमक उठी आध्यात्मिक शक्ति। कल्पना को पूरी तरह से वास्तविकता में बदल दें। इस पल फैंग चेन ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था और जो हल्का सा चक्कर उसे पहले महसूस हुआ था वह एक पल में गायब हो गया। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए, उसकी लय तेज हो गई और वह आगे बढ़ता रहा। उनसे 3 कदम आगे एक युवा साधक था। वह पसीने से तरबतर था और उसकी कमर जमीन पर झुकी हुई थी। वह गिरने के कगार पर था और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। फैंग चेन को अपने पीछे आते देख उसने ईर्ष्या महसूस करते हुए सोचा, इस आदमी को ऊपरी क्षेत्र के कुछ लोगों से दुश्मनी है। अगर मैं उसे एक साथ खत्म कर दूं, तो हो सकता है कि दूसरा पक्ष खुश होने पर मुझे अपना छोटा भाई मान ले। मुझे ऊपरी क्षेत्र में ले चलो। एक कदम में आसमान छूने का यह एक बढ़िया मौका है। ये सोचते हुए उसने चेहरे पर भयंकर भाव लिए फैंग चेन को देखा। जब फैंग चेन उससे केवल 10 फीट की दूरी पर था तो उसने अब और संकोच नहीं किया और गंभीर रूप से मुस्कुराया, मेरे साथ खत्म करो। वह फैंग चेन की ओर दौड़ा और जैसे ही उसने सीढ़ियां छोड़ी, एक भयानक झटके ने उसे सीढ़ी से नीचे धकेल दिया, जिससे वह तेजी से फैंग चेन से टकरा गया। ये देखकर वह बहुत खुश हुआ। इतनी भयानक ताकत के साथ फैंग चेन को वह निश्चित रूप से सीढ़ी से बाहर ले जाएगा। फैंग चेन ने स्वाभाविक रूप से इस दृश्य को देखा, लेकिन उसने बस इस पर नजर डाली और इसे नजरअंदाज कर दिया। मेरे साथ नीचे चलो। वह गंभीर रूप से मुस्कुराया और फैंग चेन से टकरा गया। लेकिन जब वह फैंग चेन से केवल 1 फुट की दूरी पर था तो उसने फैंग चेन का दबाव महसूस किया। एक पल में ही वह पत्थर की सीढ़ियों पर जोर से टकराया और दबाव अभी भी तेजी से बढ़ रहा था। उसे लगा कि कोई पहाड़ उस पर दबाव डाल रहा है। ये फैंग चेन का दबाव था, लेकिन वह इसे सहन नहीं कर सका। नहीं, उसका चेहरा भय से भरा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टकराना। अगले ही पल वह टुकड़ों में कुचल गया, जो सीढ़ी पर बिखर गए। इस दृश्य ने तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने देखा कि फैंग चेन उनसे थोड़ा अलग लग रहा था। उस पर दबाव अधिक लग रहा था। जब उसने सीढ़ी पर पैर रखा तो उसमें कई दरारें दिखाई दी। क्या चल रहा है? हे भगवान, उस पर दबाव हम पर से कहीं अधिक है। ऐसा क्यों? मुझे नहीं पता। हर कोई हैरान था, लेकिन फैंग चेन ने आंखें मूंद ली और मंच को दृढ़ता से घूरता रहा। लिन जुएयान और अन्य लोगों ने भी कुछ नोटिस किया। उसका दबाव इतना ज्यादा क्यों है? क्या इसलिए कि वह फैंग चेन है? लिन जुएयान का दिल हिल गया। फैंग चेन के लिए धन्य भूमि खोल दी गई थी। शायद यह महान व्यक्ति द्वारा फैंग चेन के लिए एक परीक्षा थी। यदि ऐसा है तो उसे कुछ एहसास हुआ और उसने प्लेटफॉर्म की ओर देखा। दूसरी मंजिल पर एकमात्र अवसर शायद फैंग चेन के लिए आरक्षित है। मेन फैंग चेन थोड़ा बदसूरत लग रहा था। उसने पहले भी फैंग चेन का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब उसने देखा कि उसका दबाव उनसे कई गुना ज्यादा था। यदि फैंग चेन पर भी उनके जैसा दबाव होता तो वह संभवतः आसानी से प्रथम श्रेणी तक पहुंच सकता था। इस कमीने को मार डालना चाहिए। फैंग चेन के प्रति मेन फैंग चेन की हत्या का इरादा और मजबूत हो गया। हालांकि अन्य लोग इस बात से बहुत हैरान थे कि फैंग चेन का दबाव उनसे अलग क्यों था, लेकिन उन्होंने ज्यादा परवाह नहीं की, क्योंकि इस समय उनका पहला सोपान शीर्ष पर पहुंचने वाला था। फैंग चेन की तुलना में उन्हें महान अवसर छीनने की अधिक चिंता थी। लिन जुएयान ने हमेशा पहला स्थान बनाए रखा है। पिछली बार जब से उसने आंतरिक दानव परीक्षण पास किया है, उसकी इच्छाशक्ति में भी तेजी से सुधार हुआ है। ये दबाव केवल समय की बात है और उसके लिए कुछ भी नहीं है।
एक कप चाय के बाद जब लिन जुएयान ने ऊंचे मंच पर कदम रखा तो उसके चारों ओर का दबाव तुरंत गायब हो गया। एक नज़र में लिन जुएयान ने देखा कि ऊंचे मंच के ऊपर का आकाश खाली था। बीच में एक पत्थर के मंच को छोड़कर पत्थर के मंच पर एक साधारण काली लंबी तलवार चिपकी हुई थी। जादुई तलवार। लिन जुएयान को तलवार से निकलने वाली हल्की शैतानी ऊर्जा का एहसास हो रहा था। ये स्पष्ट रूप से एक शैतानी तलवार थी। ये वास्तव में उसके लिए तैयार किया गया है। उसने मन ही मन सोचा। उसने यह महान अवसर नहीं खोया कि उसके पास आत्मज्ञान प्राप्त करने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसा लग रहा था कि फैंग चेन भी वही चीज प्राप्त कर सकता है जो वह स्वयं कर सकता था। इसलिए वह जादुई तलवार के पास नहीं गई, बल्कि एक तरफ खड़ी होकर चुपचाप प्रतीक्षा करने लगी। जल्द ही मेंगफेंग सिटी भी ऊंचे मंच पर पहुंच गया। लालच से भरी उसकी नज़र तुरंत पत्थर के मंच पर रखी जादुई तलवार पर पड़ी। ये तलवार साधारण दिखती है और मुझे दमन का एहसास कराती है। यह कोई साधारण जादुई हथियार नहीं होना चाहिए। ये निश्चित रूप से साधारण नहीं है। वह आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन जब उसने लिन जुएयान को बिना कोई हरकत किए वहीं खड़ा देखा तो उसके कदम झिझक गए। मुझे डर है कि यह अवसर पाना इतना आसान नहीं है। इसमें कुछ खतरे भी हो सकते हैं। चलिए दूसरों के बताने का इंतजार करते हैं। उसने मन ही मन सोचा और एक तरफ खड़ा हो गया। लुओ शियो और अन्य प्रथम श्रेणी के लोग भी एक के बाद एक आगे आए, आग से भरी तलवार को देखते हुए, लेकिन कोई भी जादुई तलवार लेने के लिए आगे नहीं बढ़ा। मेंगफेंग चेंग ने देखा कि यह कोई विकल्प नहीं था और उसने अपनी नज़रें एक व्यक्ति पर टिका दी। वह ज़ियानटियन क्षेत्र के 9वें स्तर पर एक बड़ी ताकत का प्रतिभाशाली शिष्य था। तुम जाओ और तलवार निकालो, मेंगफेंग चेंग ने आदेश दिया। मेंगफेंग चेंग को अपनी ओर घूरते देख प्रतिभाशाली शिष्य का चेहरा पीला पड़ गया। गुफा स्वर पैराडाइज में कोई भी अवसर प्राप्त करना आसान नहीं है, और ये दूसरे स्तर पर एकमात्र अवसर है। जो इसे पहले प्राप्त कर लेगा वह सफल होगा या मर जाएगा। लेकिन वर्तमान स्थिति में यदि उसे यह बीमारी सबसे पहले हो जाए तो 70% मामलों में उसकी मृत्यु हो सकती है। क्यों तुम नहीं चाहते? मेंगफेंग चेंग ने ठंडे स्वर में कहा। प्रतिभाशाली शिष्य ने अपने दांत पीस लिए और वह केवल जादुई तलवार की ओर बढ़ सका। वह जानता था कि उसकी ताकत और स्थिति मेंगफेंग सिटी के बराबर नहीं थी और उसके पास फैंग चेन की तरह विरोध करने का साहस नहीं था, इसलिए वह केवल वही कर सकता था जो उसे बताया गया था। जब वह जादुई तलवार के पास पहुंचा तो उसने गहरी सांस ली। सबकी निगाहों के नीचे जादुई तलवार थामे रहो। टकराना। जिस क्षण आप इसे पकड़ते हैं, राक्षसी तलवार की राक्षसी ऊर्जा आसमान तक पहुंच जाती है। इस आदमी के सिर को गले लगाओ। आदमी का शरीर कांप उठा। उसने डर के मारे जादुई तलवार छोड़ दी और पीछे हट गया। उसके हाथ आगे की ओर लहराते रहे, मानो किसी चीज को दूर भगा रहे हों। यहाँ मत आना, यहाँ मत आना। वह दहाड़ता रहा, मानो उसने अपने जीवन का सबसे भयानक दृश्य देखा हो। भाई, एक सह शिष्य तुरंत उसके पास आया और उसके माथे पर हथेली से वार किया। आदमी का शरीर अकड़ गया और वह बेहोश हो गया। लेकिन स्थिति गंभीर नहीं है, बस थोड़ा डरा हुआ है। ऐसा लगता है कि अगर तुम ये तलवार नहीं निकाल पाओगे तो भी तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होगा। मेंगफेंग चेंग ने मन ही मन सोचा। डिंग डोंग, लड़के की आवाज फिर से गूंजी। अंतिम अवसर के स्थान पर आने के लिए आप सभी को बधाई। जैसा कि आप देख सकते हैं, अंतिम अवसर ये तलवार है। मैं आपको गुप्त रूप से बता दूं, जो कोई भी इस तलवार को प्राप्त करेगा वह दुनिया में अजेय होगा। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। भले ही लड़के ने जो कहा वह थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण हो, ये तलवार निश्चित रूप से असाधारण और एक महान अवसर है। लेकिन मेंगफेंग चेंग और अन्य लोग कोशिश करने की जल्दी में नहीं हैं। ये तलवार एक बेहतरीन अवसर साबित होती है, इसलिए कोई भी इसे नहीं निकाल सकता। हर कोई इसे बाहर नहीं निकाल सकता। इससे उन्हें अचानक किसी की याद आ गई। फैंग चेन, क्या ये तलवार महान गुरु द्वारा विशेष रूप से उसके लिए आरक्षित की गई है? मेंगफेंग चेन के चेहरे पर उदासी थी और वह सचमुच ईर्ष्यालु था। उसे अवसर देने के लिए कोई महान शक्ति क्यों नहीं है, लेकिन निम्न लोक में इस तुच्छ व्यक्ति को ऐसा अवसर देने के लिए कोई महान शक्ति क्यों नहीं है? हम, चाहे ये सच हो या झूठ, उस कमीने को यह मौका कभी नहीं मिलेगा। जब तक वह सामने आने की हिम्मत करेगा, उसे मार दिया जाएगा। उसने मन ही मन उपहास किया। चलो, अगर कोई और कोशिश करना चाहता है तो जल्दी करो। मैं बाद में किसी को अंदर नहीं आने दूंगा और तुम्हें मौका नहीं मिलेगा, उसने ठंडे स्वर में कहा। बाकी लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा।
चूंकि उनकी जान को कोई खतरा नहीं था, इसलिए डरने की कोई बात नहीं थी। जल्द ही कोई जादुई तलवार के पास आया। ये नील संप्रदाय का बिच्छू है। उनकी इच्छाशक्ति हमेशा से उनका मजबूत पक्ष रही है। हो सकता है कि उनके पास मौका हो। बिच्छू जादुई तलवार पकड़ने से पहले पूरी तरह से तैयार था। मैं इसे जल्द से जल्द बाहर निकालना चाहता हूँ, लेकिन उसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन जादुई तलवार को हिला नहीं सका और राक्षसी शक्ति उसके सिर में भी प्रवेश कर गई। एक ही सांस में वह खुद को रोक नहीं सका और लगातार पीछे हटता रहा। हालांकि उसकी हालत पहले वाले से काफी बेहतर थी और वह केवल कुछ सांसों के प्रभाव के बाद ही ठीक हो गया। मैं कोशिश करूंगा, किसी ने फिर चिल्लाकर कहा। वह भी शेनडोंग क्षेत्र का एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली व्यक्ति था। बात बस इतनी है कि जादुई तलवार इतनी जबरदस्त है कि कोई भी कोशिश कर ले, वह इसे 3 सांसों से ज्यादा नहीं थाम सकता। यहाँ तक कि जादुई साधना के प्रयासों का भी यही परिणाम होता है। मैं कर देता हूँ। 10 से अधिक लोगों को इसे आजमाते हुए देखने के बाद लुओ जियू को थोड़ा आत्मविश्वास महसूस हुआ और उसने कहा। इन शब्दों ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। आपको पता होना चाहिए कि लुओ शियू तियानियू दिव्य संप्रदाय की प्रतिभा सूची में दूसरे स्थान पर है। उनकी ताकत और प्रतिभा पर कोई संदेह नहीं है। जादुई हथियार चयनकर्ता आमतौर पर ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को चुनते हैं। लुओ शियू ने मेंग फेंगचेन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, साथ ही मेंग फेंग, मैं पहले इसे आजमाऊंगा, कोई समस्या नहीं है। यहाँ उसे धमकी देने वाला एकमात्र व्यक्ति मेंग फेंग सिटी है, इसलिए उसे अभी भी उचित शिष्टाचार का पालन करना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेंग फेंगचेन ने बहुत आत्मविश्वास दिखाते हुए सहजता से कहा। इस तरह तलवार उसकी हो जाएगी और कोई भी उसे छीन नहीं सकेगा। लुओ शियू ने अपने हाथों को थोड़ा सा मोड़ा और तलवार के पास आ गई। उसने जोर से सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर भारी भाव दिखाई दे रहा था। पूरी तैयारी करने के बाद उसने तलवार की मूठ पकड़ ली। उठना। वह दहाड़ा। उसने अपनी तलवार निकाली और उठ खड़ा हुआ। उसका आभामंडल तुरंत फूट पड़ा और हवा का प्रवाह हिल गया। उसके आसपास के लोगों के चेहरे एकदम बदल गए और वे सब पीछे हट गए, जैसा कि तियानियू दिव्य संप्रदाय के एक प्रतिभाशाली शिष्य से अपेक्षित था। ऐसी गति वास्तव में भयावह है। तियानियू दिव्य संप्रदाय मेरे दिव्य पूर्व क्षेत्र में प्रथम संप्रदाय होने के योग्य है। वे सभी राक्षस हैं। हर कोई बहुत प्रभावित हुआ। हालांकि लुओ शियू की आभा मजबूत थी, लेकिन वह तलवार को बिल्कुल भी हिला नहीं सका। यह महसूस करते हुए कि राक्षसी ऊर्जा अधिक से अधिक भयावह होती जा रही थी, वह असहाय होकर हार मान सकता था, क्योंकि वह इसे और सहन नहीं कर सकता था। अफसोस, ऐसा लगता है कि इस तलवार का मेरे पास कोई मौका नहीं है। इतना कहकर वह उदास होकर पीछे चला गया। ये देखकर, हालांकि सभी जानते थे कि परिणाम यही होगा, फिर भी वे थोड़ा चौंक गए। यहाँ तक कि लुओ तियानकाई भी इस तलवार को हिला नहीं सकता। मुझे लगता है कि केवल साथी दाओवादी मेंग ही ऐसा कर सकता है। हाँ, साथी ताओवादी मेंग ऊपरी क्षेत्र से है और उसका भाग्य बहुत मजबूत है। वह निश्चित रूप से इस तलवार को बाहर निकालने में सक्षम होगा। सभी की नजरें मेंग फेंगचेन के ठंडे और घमंडी चेहरे पर टिकी थीं, ये सोचकर कि केवल वही ऐसा कर सकता है। अपने ऊपर अनगिनत लोगों की निगाहें देखकर मेंग फेंगचेन सतह पर ठंडा और अभिमानी था, लेकिन अपने दिल में बहुत संतुष्ट था। ऊपरी क्षेत्र में वह इतना चमकदार पहले कभी कहाँ रहा है। मुझे ये करने दो, अनगिनत लोगों की उत्सुक निगाहों के सामने उसने कहा। जैसे ही ये शब्द निकले, उन्होंने तुरंत सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मेंग तियानकाई अंततः एक कदम उठाने जा रहा है। जब तक मेंग तियानकाई आगे बढ़ता है, ये तलवार निश्चित रूप से कब्जा कर ली जाएगी। आसपास के कई लोगों ने भी ऐसा ही किया और वे सभी मेंग फेंगचेन की जान पर चढ़ने का अवसर लेना चाहते थे। मेंग फेंगचेन सबके ध्यान में जादुई तलवार के पास आया और पत्थर में डाली गई तलवार को गर्व से देखने लगा। अगले ही पल उसकी गति फूट पड़ी। ये लुओ शियू से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। कितना भयानक आभामंडल है, जैसा कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। उसकी आभा ही इतनी चौंकाने वाली है। नहीं, मैं ये सहन नहीं कर सकता। चारों ओर कुत्तों के चाटने की आवाजें गूंज रही थीं, जिससे मेंग फेंगचेन बहुत खुश हुआ। उसने तलवार को घूरा, पूरी तैयारी की और गर्जा, उठो। उसी समय फेंगचेन अंततः मंच पर चढ़ गया। जब वह मंच पर चढ़ा, तो उसे अपने शरीर की परवाह नहीं थी जो टूटता हुआ प्रतीत हो रहा था, और उसकी नज़र तुरंत बीच में रखी जादुई तलवार पर पड़ी। किसी कारणवश शिखर पर पहुंचते ही उसे जादुई तलवार के साथ एक अज्ञात आत्मीयता का एहसास हुआ।
ऐसा लग रहा था जैसे दोनों पुराने दोस्त हों। जादुई तलवार को फैंग चेन के आगमन का आभास हो गया और वह थोड़ा कांपने लगी। ये वो समय था जब मेंग फेंगचेंग ने जादुई तलवार पकड़ ली। हालांकि यह केवल एक हल्का सा कंपन था, मेंग फेंगचेंग इसे केवल 5 सांसों तक ही रोक सका। लेकिन ये पहली बार था कि जादुई तलवार ने प्रतिक्रिया की और हर कोई आश्चर्यचकित हो गया। ये ले जाया गया। हे भगवान, वह सचमुच ऊपरी लोक से आया हुआ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह सचमुच एक राक्षस है। ऐसा लगता है कि यह अवसर केवल उच्च क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोगों को ही प्राप्त हो सकता है। हम इसके योग्य नहीं हैं। हर कोई उसे ईर्ष्या और प्रशंसा से देख रहा था। जादुई तलवार के प्रहार से उबरने में मेंगफेंग शहर को काफी समय लगा। बधाई हो वरिष्ठ भाई, बधाई हो वरिष्ठ भाई। मेंग परिवार के कई अन्य सदस्य उन्हें बधाई देने के लिए आगे आए। बधाई हो। मेंग फेंगचेन घाटे में थी। हाँ वरिष्ठ भाई, जब आपने अभी जादुई तलवार पकड़ी तो जादुई तलवार हिल गई। जादुई तलवार चल रही है। मेंग फेंगचेन बहुत खुश था। उसे अभी कुछ भी महसूस नहीं हुआ था और वह जादुई ऊर्जा के आक्रमण का विरोध कर रहा था। मुझे लगा कि मैं अपमानित हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं वास्तव में तलवार हिला सकता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं ही चुनी गई हूँ और फेंगचेन एक मजाक है। मेंग फेंगचेन जोर से हंसा, बहुत गर्व महसूस कर रहा था। मुझे थोड़ी देर आराम करने दो, मैं निश्चित रूप से इस तलवार को बाहर निकालने में सक्षम हो जाऊंगा। उसने गर्व से कहा, भाई आप ये कर सकते हैं। बधाई हो। ड्रीम जीनियस अन्य लोगों ने भी इसका अनुसरण किया। मेंग फेंगचेन ने भी फेंगचेन को देखा। ये देखकर उसने व्यंग्य किया, जब मैं ये तलवार निकालूंगा तो ये तुम्हारा विनाश होगा। फेंगचेन ने उसकी ओर देखा और उसे अनदेखा कर दिया। तलवार निकालो। ये कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हैं। वह तलवार खींचने की जल्दी में नहीं था। अगर तलवार उसकी होती तो वह बच नहीं सकती थी, और अगर उसकी नहीं होती तो वह उसे छीन नहीं सकता था। इसलिए वह पहले शो देखने के लिए एक तरफ चला गया। एक पल के लिए शांत होने के बाद मेंग फेंगचेन ने अभी की स्थिति के बारे में सोचा। यह अवश्य ही मेरी आभा होगी जिसने तलवार को भयभीत कर दिया, जिससे वह थोड़ा डगमगा गई। जब तक मेरी आभा पर्याप्त प्रचंड है, मैं तलवार को बाहर निकालने में सक्षम हो जाऊंगा। ये सोचते हुए वह पुनः तलवार के पास आया और सबकी निगाहें पुनः उस पर केंद्रित हो गईं। मेंगफेंग सिटी की क्यूई डेंटियन में डूब गई और 6 दाव पात्र प्रकट हुए। गति बढ़ रही थी। सारी तैयारियां करने के बाद वह गरज कर बोला, मेरे सामने समर्पण कर दो। उसने तलवार की मूठ दोनों हाथों से पकड़ी और पूरी ताकत से उसे खींचा। कितना भयानक आभामंडल है। मेरे भाई के अलावा और कौन इस तलवार को निकाल सकता है? निचले क्षेत्र के मूर्ख लोगों, अच्छी तरह देखो। मेंग परिवार के सदस्य बेहद उत्साहित थे। उन्हें लगा कि अगला पल उनके बड़े भाई के लिए सबसे शानदार पल होगा। लेकिन मेंग फेंगचेन ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह तलवार को हिला नहीं सका। मेरे लिए उठो। मेंगफेंग सिटी फिर से दहाड़ा। अपनी पूरी ताकत से बाहर निकलो। लेकिन अपनी पूरी कोशिश करने और खूब पसीना बहाने के बावजूद भी वह तलवार को हिला नहीं सका। जादुई तलवार की मार से उसका पूरा शरीर लगातार कांप रहा था, लेकिन उसने उसे छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटाई। इस समय अनगिनत आंखें उसे घूर रही थीं। अगर वह जाने दे तो बहुत बड़ी बदनामी होगी। लानत है तलवार पर। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं, ऊपरी राज्य का आदमी, तुम्हें संभाल नहीं सकता। वह अपनी पूरी ताकत से जादुई तलवार को थोड़ा हिलाने की कोशिश करने लगा। हालांकि उसने जो भी किया उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बजाय यह उसके कार्य थे जिन्होंने दानव तलवार को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। जादुई तलवार अचानक एक भयानक राक्षसी ऊर्जा के साथ फट पड़ी, जो तुरंत मेंग फेंगचेन के दिमाग में घुस गई। आह! राक्षसी ऊर्जा जो एक शक्तिशाली सेना की तरह उसके दिमाग पर हमला कर रही थी, ने मेंग फेंगचेन को तुरंत भयंकर सिरदर्द दे दिया। वह अब और नहीं टिक सका और जमीन पर गिर पड़ा, अपने हाथों से अपना सिर पकड़े हुए, और उसके सभी छिद्रों से खून बह रहा था। सारा स्थान शांत था। हर कोई आश्चर्य से दृश्य देख रहा था। मेंगफेंग सिटी वास्तव में विफल हो गया। ये कैसे संभव है? यहाँ तक कि मेंग तियानकाई भी असफल हो गया। और कौन इस तलवार में महारत हासिल कर सकता है? क्या ये फेंगचेन हो सकता है? वह फेंगचेन शुरू से अंत तक नहीं दिखा। मुझे लगता है कि उसमें अंदर आने की हिम्मत भी नहीं थी। क्या ये संभव है कि कोई भी इस अंतिम अवसर का लाभ न उठा सके? हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था,
और यह महसूस कर रहा था कि लगभग कोई भी इस अंतिम मौके का फायदा नहीं उठा सकता। अच्छा ऐसा है। फैंग चेन ने दूर से ये दृश्य स्पष्ट रूप से देखा और खुद से सोचा, इस तलवार में एक हथियार आत्मा है और यह बेहद शक्तिशाली है। इस आत्मा की दृष्टि बहुत ऊंची है और हर कोई इसे जीत नहीं सकता है। ये सोचते हुए वह जादुई तलवार की ओर चला। भले ही दूसरे लोग ऐसा न कर सके, लेकिन वह ये नहीं सोचता कि वह ऐसा नहीं कर सकता। चूंकि वह एक राक्षस है, इसलिए वह उससे डरता नहीं है। फैंग चेन की हरकतों ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। वह अपनी तलवार तो नहीं निकालेगा, है न? हे भगवान, उसका आत्मविश्वास कहाँ से आता है? यहाँ तक कि उच्च पद का स्वप्नदर्शी प्रतिभाशाली व्यक्ति भी ऐसा नहीं कर सकता। क्या वह सोचता है कि वह ऐसा कर सकता है? तुमने मुझे हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। क्या ये काफी शर्मनाक बात नहीं है? हर कोई फैंग चेन को मजाकिया और हास्यास्पद तरीके से देख रहा था, ये सोचकर कि वह एक मूर्ख और लापरवाह आदमी था। फैंग चेन ने अपने चारों ओर की विभिन्न निगाहों को नजरअंदाज कर दिया और सीधे जादुई तलवार की ओर चला गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें तलवार निकालने को किसने कहा? क्या तुम में, एक तुच्छ व्यक्ति में ऐसा करने की योग्यता है? मेंग परिवार के कई सदस्य फैंग चेन के सामने खड़े होकर उसे बुरी नजर से घूर रहे थे। चूंकि कोई भी इस तलवार को नहीं खींच सकता, इसलिए सभी को इसे आजमाने का अवसर मिला है। क्या मेंग परिवार इस अवसर पर एकाधिकार करने की योजना बना रहा है? एक ठंडी आवाज सुनाई दी, ये लिन जुएयान थी। हर कोई दंग रह गया और कुछ हद तक आश्चर्यचकित था कि लिन जुएयान वास्तव में फैंग चेन के लिए बोल रहा था। आपको ये जानना होगा कि लिन जुएयान हमेशा अलग थलग रही है और उसने मेंग फैंग चेन की ओर देखा भी नहीं। लेकिन किसी ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। शायद लिन जुएयान मेंग परिवार के अत्याचार से बहुत असंतुष्ट था। आखिरकार शेंडोंग क्षेत्र का अधिपति अभी भी तियानयू दिव्य संप्रदाय था। उसे इसे बाहर निकालने दो। मेंग फैंग चेन, जो अब ठीक हो चुका था, ने गंभीरता से कहा। वह पहले से ही काफी शर्मिंदा था और उसे अपनी हालिया शर्मिंदगी को छुपाने के लिए और भी अधिक शर्मनाक उपस्थिति दर्ज करानी पड़ी। और यह कमीना सबसे अच्छा उम्मीदवार है। ये सुनकर मेंग परिवार के बच्चों ने अपनी सीटें छोड़ दी। फैंग चेन भी जादुई तलवार के पास आया। उसने कोई तैयारी नहीं की और सीधे जादुई तलवार पकड़ ली। टकराना। अचानक एक भयानक राक्षसी ऊर्जा निकली और सीधे फैंग चेन के शरीर में चली गई। आप ही वह गुरु है जिन्हें वह चाहती है कि मैं पहचानूं। एक कर्कश स्वर सुनाई दिया, जिसमें तिरस्कार और अवमानना की झलक थी। छोटी चींटी, क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अपना स्वामी मानूं। मैं उसे मार कर दिखा दूंगा। जादुई तलवार हिंसक रूप से कांपने लगी। जादुई ऊर्जा अचानक लाल लपटों जैसी शक्ति में बदल गई। ये फैंग चेन के शरीर में घुसती रही। ये तो जादू है, किसी ने कहा। आसुरी शक्ति का विकास जादुई शक्ति में बदल जाता है। जादुई शक्ति राक्षसी ऊर्जा से 100 गुना अधिक शक्तिशाली और शुद्ध होती है, और सभी जादू टोना करने वाले इसका सपना देखते हैं। हालांकि इस महाद्वीप पर बहुत कम लोग हैं जो अपनी राक्षसी ऊर्जा को जादुई शक्ति में परिवर्तित कर सकते हैं। टकराना। धमाका। जादुई तलवार की जादुई शक्ति फैंग चेन के शरीर में उन्मत्तता से घुस गई, उसे मौके पर ही मारने की कोशिश कर रही थी। पीछे हटना। क्योंकि जादुई शक्ति बहुत भयानक थी, इसलिए सभी लोग 10 फीट दूर चले गए और उसे छूने से इनकार कर दिया। फैंग चेन। लिन जुएयान बेहद चिंतित था, सोच रहा था कि क्या फैंग चेन ऐसी भयानक शक्ति का सामना कर पाएगा। इतनी भयानक शक्ति, यह कोई जादुई हथियार नहीं है, ये तो दिव्य हथियार है। लुओ शियू ने ज्वलंत आंखों से चिल्लाया। क्या हाथ में जादुई हथियार लेकर आप अजेय हैं? ये कितियन महाद्वीप का सबसे बड़ा खजाना है। हर बार जब कोई जादुई हथियार पैदा होता है, तो महाद्वीप पर मौजूद अनगिनत शक्तिशाली ताकतें हर कीमत पर उसके लिए लड़ती हैं। अगर बाहरी दुनिया को पता चल जाए कि यहाँ एक जादुई हथियार है, तो यह निश्चित रूप से पूरे शेंडोंग क्षेत्र को हिला देगा। यह अन्य क्षेत्रों से लड़ने के लिए सेना को भी आकर्षित कर सकता है। हर कोई जादुई तलवार को आग और लालच भरी नजरों से देख रहा था। अगर वे इस जादुई हथियार को हासिल कर पाते, तो उनके पास कितियन महाद्वीप पर कब्जा करने की संभावना होती। वे कैसे लुभाए नहीं जा सकते थे। चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, हमें इस दिव्य हथियार को अवश्य प्राप्त करना चाहिए। ये वहां उपस्थित सभी लोगों की आवाज है, लेकिन इस समय वे जादुई हथियार के बिल्कुल भी करीब नहीं जा सकते थे। अगर वे करीब पहुंच भी जाते तो भयानक जादुई शक्ति उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देती।
उसी समय जादुई तलवार के भयानक हमले का सामना करते हुए फेंग चेन शांत रहा। उसके शरीर में जादुई शक्ति उसके दानतियन और चेतना के समुद्र के करीब पहुंच रही थी, लेकिन वह उदासीन रहा। हाँ, मैं पहले तुम्हें निगल जाऊंगा और फिर मैं उन लोगों को एक साथ निगल जाऊंगा। तुम मुझे नीचे गिराना चाहते हो, तुम सिर्फ सपना देख रहे चींटियों का झुंड हो। जादुई तलवार पागलों की तरह जोर से हंसने लगी। क्या तुम्हें नीचे उतारना कठिन है? फेंग चेन ने हल्के से कहा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास ये क्षमता है? चींटी, जादुई तलवार ने व्यंग्य किया। तो फिर चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। फेंग चेन की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और वह चिल्लाया, घुटने टेको। राक्षसी शैतानी ऊर्जा ने आसपास के वातावरण को हिला दिया। 6 ताओवादी ग्रंथों का खुलासा हुआ। तलवार दानव की प्रतिमूर्ति प्रकट होती है। तलवार दानव की उपस्थिति ने तुरंत दानव तलवार का चेहरा बदल दिया। यही है, ये तलवार दानव है। ये कैसे संभव है? वह भय से दहाड़ा। रुआ ने जादुई तलवार और जादुई हथियार छोड़ दिया क्योंकि फेंग चेन एक जादुई साधक था। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि फेंग चेन जादुई तलवार ले सकता है, क्योंकि यह एक जादुई हथियार था। अगर उसे पता होता कि फेंग चेन के पास तलवार दानव की विरासत है, तो वह ऐसा नहीं सोचती। प्राकाल में तलवार दानव दूसरे स्थान पर था और कोई भी दानव प्रथम होने का दावा करने का साहस नहीं करता था। वह राक्षसों का सम्राट था और सभी राक्षसों को उसके अधीन होना पड़ता था। टकराना। फेंग चेन के शरीर में प्रवेश करने वाली जादुई शक्ति तुरंत नष्ट हो गई। यह उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी। उसी समय फेंग चेन के हाथ ने अचानक जोर लगाया। जादुई तलवार धीरे धीरे बाहर खींच ली गई। वह फेंग चेन है। इस क्षण आसपास के लोग होश में आ गए। त्यानियू दिव्य संप्रदाय के एक शिष्य ने फेंग चेन की ओर इशारा करते हुए दहाड़ते हुए कहा, मैं निश्चित रूप से गलत नहीं हूँ। वह बची हुई छवि, वे ताओवादी ग्रंथ, ये फेंग चेन ही होगा। सभी लोग चौंक गए और फिर अचानक उन्हें एहसास हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि उस आदमी ने मिंगफेंग सिटी के खिलाफ जाने की हिम्मत की। ये पता चला कि वह डर नहीं रहा था क्योंकि वह फेंग चेन था। उसे जादुई हथियार निकालने मत देना। लुओ शियू दहाड़ा। 6 दाओवन जियानटियन क्षेत्र का 7वां स्तर। फेंग चेन अब ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके खिलाफ वे लड़ सके। जादुई हथियार मेरा है, इस कमीने को मरना ही होगा। फेंग चेन क्रूर और ईर्ष्यालु लग रहा था। वह जादुई तलवार को हिला क्यों नहीं सकता? फेंग चेन इस तलवार को बाहर निकाल सकता है। वह स्पष्ट रूप से छोटे डोमेन में एक कुतिया है, लेकिन उसके चारों ओर की जादुई शक्ति इतनी भयानक है कि वे उसके करीब नहीं जा सकते। जब वे चिंतित थे तो फेंग चेन के चारों ओर की जादुई शक्ति अचानक वापस चली गई। जादुई तलवार वाली आत्मा हंसी, तुम्हारे पास केवल तलवार दानव का वंश है। मैं वास्तव में तुमसे नहीं लड़ सकती, लेकिन ये लोग तुम्हें मार सकते हैं। फेंग चेन ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और फेंग चेन और अन्य को मारने के लिए जाने देना चाहा, लेकिन उसने पाया कि जादुई तलवार ने उसे कसकर बांध रखा था। हालांकि जादुई तलवार तलवार दानव के दमन का विरोध नहीं कर सकती थी, फिर भी वह फेंग चेन को बांध सकती थी। सभी ने देखा कि जादुई शक्ति खत्म हो गई है और फेंग चेन उनके सामने नग्न अवस्था में है। यह मारने का एक शानदार अवसर है। फेंग चेन बहुत खुश था। उसने दहाड़ते हुए कहा, चलो साथ चलते हैं, उसे मार डालो। वह सबसे पहले आगे बढ़ा। लुओ शियू, लुओ परिवार, ये परिवार और अन्य लोग जो फेंग चेन के खिलाफ शिकायत रखते थे, वे भी आगे बढ़ गए। जहां तक उन अन्य लोगों का सवाल है जिन्हें फेंग चेन से कोई शिकायत नहीं थी, उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और उनमें से कई फेंग चेन को मारने के लिए आगे बढ़े। कुछ ईर्ष्यालु थे, कुछ लालची थे। उन्होंने समझ लिया था कि यह जादुई हथियार संभवतः महान व्यक्ति द्वारा फेंग चेन के लिए छोड़ा गया था, और जब तक फेंग चेन मर नहीं जाता तब तक ये हथियार किसी के स्वामित्व में नहीं रहेगा। फेंग चेन मरना ही होगा। एक पल में ऊंचे मंच पर चढ़ने वाले सभी लोग फेंग चेन की ओर दौड़ पड़े, उसे मार डालने का इरादा रखते हुए। फेंग चेन ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा, लेकिन फिर भी शांत रहा। मैंने उसके चारों ओर रोशनी चमकती देखी और एक तरफ दानव ढाल दिखाई दी। उसी समय देव और दानव टुकड़े भाग रहे थे और दूसरे हाथ में दानव भक्षण तलवार थी, जिसका उपयोग युद्ध में शामिल होने के लिए किया जाना था। और तलवार खींचने की उसकी शक्ति अभी भी कम नहीं हुई थी और वह धीरे धीरे राक्षस तलवार को बाहर खींच रहा था। सबसे पहले फेंग चेन आया। उसने फेंग चेन को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा और क्रूरता से कहा, कमीने, ये जादुई तलवार मेरी है, तू बस मर जा।
उसने चाकू से वार किया और उसकी जादुई शक्ति फूट पड़ी। वह फैंग चेन को 2 टुकड़ों में काटना चाहता था। फैंग चेन को बिल्कुल भी डर नहीं लगा और उसने दुश्मन से बचाव के लिए अपनी तलवार उठा ली। बर्फ और बर्फ की दुनिया। एक ठंडी और सुंदर आवाज सुनाई दी और दुनिया तुरंत बर्फ और हिम की दुनिया में बदल गई। अगले ही पल लिन जुयान अपने हाथ में एक पतली बर्फ की तलवार पकड़े हुए मेंग फेंगचेन के हमले को रोकते हुए फेंगचेन के सामने प्रकट हुई। इसी समय चारों ओर बर्फ और हिमपात हो गया था, जिससे दूसरों के कदम अवरुद्ध हो रहे थे। लिन जुयान गर्व से खड़ी थी, मानो वह अकेले हजारों सैनिकों का विरोध करने जा रही हो। आप क्या करने जा रहे हैं? फेंगचेन लिन जुयान की हरकतों से थोड़ा हैरान था। लिन जुयान ने ठंडे स्वर में कहा, अपनी पूरी ताकत से तलवार खींचो, मैं इन लोगों का विरोध करूंगा। वहां बहुत सारे लोग हैं, आप उनका विरोध नहीं कर सकते। फेंगचेन ने कहा। लिन जुयान की हरकतें पूरी तरह से लापरवाही भरी थीं। लिन जुयान की अभिव्यक्ति अभी भी ठंडी थी और उसने हल्के से कहा, हो सकता है, लेकिन एक पल के लिए विरोध करना ठीक है। ये वो समय है जो मैं तुम्हारे लिए खरीद सकती हूँ। फेंगचेन ने लिन जुयान की दृढ़ आंखों को देखा और जान गया कि इससे अधिक कुछ कहना बेकार है। इसलिए उसने दानव भक्षक तलवार को हटा दिया और अपनी रक्षा के लिए केवल दानव ढाल को छोड़ दिया तथा पूरी ताकत से तलवार खींच ली। आपका इससे क्या मतलब है? मेंग फेंगचेन ने लिन जुयान को उदासीनता से देखा। क्या ये पर्याप्त स्पष्ट नहीं है? लिन जुयान की अभिव्यक्ति उदासीन थी, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ थीं। मैं उसकी रक्षा करूंगी। बहन लिन, क्या तुम पागल हो? तुम वास्तव में एक गद्दार की रक्षा करना चाहती हो? लुओ शियू चिल्लाया। उसने मेरी जान बचाई, मुझे उसका बदला चुकाना होगा। लिन जुयान ने कहा। लुओ शियू का चेहरा अचानक बदसूरत हो गया और उसने फेंगचेन को और अधिक ईर्ष्या से देखा। फेंगचेन ने पहले ही मेंग याओ को धोखा दिया था और अब लिन जुयान ने भी वही किया। इस कमीने को तो मार ही देना चाहिए। तुम क्या बात कर रहे हो? चूंकि वह उसे बचाना चाहती है, तो चलो हम सब मिलकर उसे मार डालें। मेंग फेंगचेन ने ठंडी सांस ली और फिर से दौड़कर आया। बहन लिन, मुझे खेद है। लुओ शियू ने अपना हाथ हिलाया और कहा, चलो साथ चलते हैं। हम उसे पकड़ लेंगे, बाकी लोग फेंगचेन को मारना जारी रखेंगे। ऐसा कहने के बाद भी वह थोड़ा चिंतित था और वहां उपस्थित सभी लोगों से बोला, मैं आपको बता दूं, वह एक राक्षस साधक है। अगर वह नहीं मरा तो हम सब मर जाएंगे। हर कोई जानता है कि राक्षस साधकों को मारना पसंद है और हर किसी की हत्या करने की मंशा मजबूत हो गई। चाहे वह जादुई हथियार के लिए हो या अपने जीवन के लिए, फेंगचेन को मरना ही होगा। अपनी ओर दौड़ते हुए हजारों सैनिकों को देखकर लिन जुयान शांत दिखी। तियानियू दिव्य संप्रदाय की संत, प्रतिभाशाली सूची में प्रथम तथा संप्रदाय गुरु की शिष्या के रूप में उसकी शक्ति निर्विवाद है। यह हो सकता है कि वह इन हजारों साधकों की प्रतिद्वंद्वी न हो, लेकिन उसे विश्वास है कि वह फेंगचेन के लिए समय में देरी कर सकती है। बेशक इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है, मगर इससे क्या? दुनिया को स्थिर कर दो, लिन जुयान ने ठंडे स्वर में कहा। उसके पीछे 5 ताओवादी पात्र प्रकट हुए, बर्फ, हिम, प्रेम, अकेलापन और तलवार। उसी समय उसने अपने दांत पीस लिए, अपनी जेड हथेली से अपनी छाती पर प्रहार किया और कई मुंह खून उगल दिया। ये दृश्य देखकर सभी लोग दंग रह गए। रक्त का उपयोग करने से आधार को क्षति पहुंचेगी, जो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए घातक है। लेकिन लिन जुयान अब इतनी परवाह नहीं कर सकता। उसने अपने हाथ जोड़े और प्रार्थना का संकेत किया। हवा और बर्फ के साथ एक मूर्ति तेजी से उभरी, जिसने फेंगचेन और लिन जुयान को एक साथ लपेट लिया और बर्फ और हिम की देवी की मूर्ति में बदल गई। उसी समय लिन जुयान ने 5 पीले ग्रेड 9वें स्तर के तावीज निकाले और बर्फ की देवी की मूर्ति को मजबूत करने के लिए उन्हें हर जगह गिरा दिया, जिससे वे 5 बाधाओं में बदल गए। ये वह ताबीज है जिसे लिन जुयान ने अपने सभी पॉइंट्स के बदले में लिया था। उसने फेंगचेन की सुरक्षा के लिए एक बार में ही सारे पॉइंट्स निकाल लिए। एक साथ हमला करो। हम पर लगभग 1000 लोग हमला कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि हम रक्षा पंक्ति को भेद सकते हैं। मेंग फेंगचेन चिल्लाया। सभी ने बिना किसी हिचकिचाहट के फेंगचेन को जादुई हथियार नहीं लेने दिया। टकराना, धमाका, अचानक अनगिनत जादुई शक्तियां बर्फ और हिम की देवी की मूर्ति पर बमबारी करने लगी। लगभग 1000 लोगों का यह हमला काफी भयावह था। मात्र 10 सांसों में पहले ताबीज द्वारा बनाया गया अवरोध तुरंत टूट गया और शून्य में बदल गया, और फेंगचेन ने जादुई तलवार का केवल 7वां हिस्सा ही बाहर निकाला। टकराना, दूसरा अवरोध टूट गया।
इस बार यह और भी तेज था, केवल 9 सांसें। और फैंग चेन की तलवार निकालने की गति अभी भी 1/7 थी। ये देखकर मेंग फेंगचेंग ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा, हाँ, कमीने, अपनी गति के साथ। क्या आपको लगता है कि जब तक हम रक्षा को तोड़ नहीं देते तब तक आप टिके रह सकते हैं? उसने क्रूरता से कहा, जब मैं रक्षा को तोड़ दूंगा तो मैं तुम्हें तुरंत नहीं मारूंगा। इसके बजाय मैं उस महिला को तुम्हारे सामने ले जाऊंगा, फिर बाकी लोगों को एक एक करके जाने दूंगा। तुम्हें देखने दो। 1000 लोगों के साथ दृश्य निश्चित रूप से रोमांचक होगा। ये सुनकर लुओ शियू को कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। चूंकि लिन जुएयान ने फैंगचेन की तरफ खड़े होने का फैसला किया था, इसलिए वह सड़क की मरम्मत में उसकी दुश्मन थी। तियान्यू दिव्य संप्रदाय के अन्य शिष्यों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाए और उनमें से कई तो उत्साहित भी हो गए। लिन जुएयान सप्ताह के दिनों में घमंडी था और उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता था। अगर मैं एक बार ऐसी सुंदरी के साथ सेक्स कर सकूं, भले ही अंत में मुझे जादुई हथियार न मिले, तो भी यह यात्रा सार्थक होगी। कमीने, क्या तुम्हें अभी भी मेरा लुओ परिवार याद है? आज मेरा लुओ परिवार निश्चित रूप से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। लुओ परिवार के कई सदस्य भी आ गए और वे सभी मुस्कुराहट के साथ फैंगचेन को देखने लगे। लुओ एओ, लुओ युन और अन्य लोगों से बदला लेने का ये सबसे अच्छा अवसर था। और मेरा ये परिवार, कमीने, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे ये परिवार को धमकाना आसान है? ये तियान्यू ने भी फैंगचेन को मारने के लिए कई लोगों को भेजा था।